हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं सीएस के हिसाब से बात करूं तो ये चैप्टर 5 से 8 नंबर का पेपर में आता है। सीए के हिसाब से बात करूं तो ये अगेन 5 से 8 का आता है। एक बार 10 नंबर का भी आ गया था सीए इंटर में। और अगर मैं सीएमए के हिसाब से बात करूं तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली वही 5 से 6 नंबर के आसपास का आता है, इससे ज्यादा का नहीं आता। लेकिन ये चैप्टर इंडस्ट्री के हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा इस चैप्टर की रेलेवेंस है, और जब मैं पढ़वाऊंगा तब तो मैं समझ आएगा कि इसकी रेलेवेंस क्यों है। क्योंकि ये चैप्टर ना सारा पैसे पे बेस्ड है। अच्छा, एक बात बताओ, समाज पूरा किससे चलता है? पैसे से। अच्छा, पैसा दो ही तरीके से आएगा, या तो आप अपना कमाओगे या उधार लेके लोगे। तो जब आप उधार लेके पैसा लेते हो और अपने बिजनेस में लगाते हो, तब ये चैप्टर लगेगा, तब ये चैप्टर लगेगा। और कैसे लगेगा, किस तरीके से लगेगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और मेरे को नहीं लगता कि आज मैं शायद बुक से स्टार्ट करा पाऊँ, मतलब बुक से मीन्स इसके ऑफिशियली कोई सेक्शन स्टार्ट नहीं करवा पाऊंगा। आज सिर्फ कंसेप्ट समझेंगे कि चार्ज होता क्या है, कितने तरीके के होते हैं, और इसके अलावा चार्ज के अंदर कब लगेगा कब नहीं लगेगा, कौन कौन से फॉर्म्स वगैरह जाते हैं, उसके बारे में चलो आगे बात करेंगे। देखते हैं चार्ज क्या है। तो चलो देखो, पहले तो अगर मैं तुम्हारे पास इसको थोड़ा टेक्निकलिटी में पहले इसकी लीगल बातें बता देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, थोड़ी सी लीगल एस्पेक्ट से। कि जो चैप्टर का नाम है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज क्या होता है सब बात करूंगा, कितने तरीके के होते हैं सब बात करूंगा। अभी इस चैप्टर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। अगर मैं कंपनी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी लॉ के कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 6 डील करता है इसके अंदर। चैप्टर नंबर 6 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो इसका मतलब मैं मेरी बुक का चैप्टर नहीं बोल रहा। आपको पता होगा ना, हमारा कंपनी एक्ट टोटल में 29 चैप्टर में डिवाइड है। जो लॉ मेकर ने कंपनी एक्ट बनाया टोटल में 29 चैप्टर में डिवाइड है। उसका चैप्टर नंबर 6 जो है वो किस में डील करता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के अंदर। चैप्टर 6 डील्स विद रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है। और इसके अंदर जो आप फॉर्म पढ़ो, इसके अंदर जो आप सेक्शंस पढ़ोगे, इसके अंदर जो आप सेक्शंस पढ़ोगे वो यहां पे हम सेक्शंस जो इस चैप्टर में कवर करेंगे वो करेंगे सेक्शन 77 से लेकर 87 तक। ठीक है जी, दिखा भी देता हूं तुम्हारे को, ये देखो। तो तुम्हारे को मैं मिनिस्ट्री की साइट पे ले जाता हूं। ई बुक कंपनीज एक्ट। तो ये देखो हमारा कंपनीज एक्ट एक्चुअल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स साइट पे मैं ले आया। देखो टोटल में कितने चैप्टर्स है कंपनी लॉ में? लास्ट 29 चैप्टर है। इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जिसके अंदर हमारे सेक्शन कितने? 77 से लेकर 87 तक। तो ये हमारा जो कंपनी लॉ का चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। साथ में ये तो सेक्शंस पढ़ेंगे, साथ में हम रूल्स भी पढ़ेंगे जिनका नाम है कंपनीज प्लस में। ये तो सेक्शंस हो गए। प्लस में हम कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, रूल्स 2014 भी पढ़ेंगे। ठीक है जी। साथ में जैसे आपको पता होगा यहां पे इस चैप्टर में जो फॉर्म की सीरीज है, इस चैप्टर के अंदर जो फॉर्म की सीरीज है वो फॉर्म सीएचजी सीरीज के हैं। फॉर्म सीएचजी। जैसे आपको पता होगा जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो फॉर्म आईएनसी के नाम से होता है ना। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए तुमने देखा आईएनसी 32 जाता है। सिमिलरली जब आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो डीआईआर 12 जाता है। तो डायरेक्टर से बना डीआईआर, है ना। कंपनी इनकॉर्पोरेशन से आईएनसी से बना, इनकॉर्पोरेशन से बना आईएनसी। सेम ऐसे चार्जेस से बना सीएचजी। तो इधर इस चैप्टर में जो फॉर्म फाइल होंगे, जब आप चार्ज क्रिएट करोगे तो आरओसी को एक फॉर्म फाइल होगा, उस फॉर्म का नाम है CHG 1। तो इसलिए जो चैप्टर में जो फॉर्म का सीक्वेंस होगा, वो नाम होगा वो फॉर्म सीएचजी के नाम से होगा।
किस नाम से होगा, फॉर्म CHG के नाम से होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बुक से, व्हाट इज चार्ज, और चार्ज क्या होता है और किस तरीके का होता है। लिखो, चार्ज क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, when a company creates security in favor of lender in lieu of loan then it is called charge. अब इसका मतलब क्या है लाइन का, क्रिएटिंग सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ लेंडर का मतलब क्या है। मान लो आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो आपकी एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, या ऐसे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं बैंक, यहां पे मान लो ये एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है। मान लो इस बैंक ने आपकी कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया, तो ये बैंक बोलेगा ना कि भाई हम तुम्हारे को 1 करोड़ रुपए का लोन दे रहे हैं, क्या जिम्मेवारी है कि तुम कल को हमारा पैसा टाइम पे चुका दोगे। तो हम तो सिक्योर्ड लोन देंगे, बदले में हमारे पास कोई चीज गिरवी रखवाओ। बैंक बोलेगा ना बदले में हमारे पास कोई चीज गिरवी रखवाओ, क्या जिम्मेवारी है कि तुम कल को हमारा पैसा टाइम पे दे दोगे। क्योंकि बैंक को तो सिक्योरिटी चाहिए कि अगर कल को अगर पैसा नहीं मिल पाएगा टाइम पे कंपनी की तरफ से, तो बैंक क्या करेगा, कोर्ट से परमिशन लेकर प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो इसका मतलब बैंक को सिक्योरिटी चाहिए। तो मान लो कंपनी ने अपनी लैंड मॉर्गेज कर दी बैंक के पास, कंपनी ने अपनी लैंड मॉर्गेज कर दी बैंक के पास, जिसकी वैल्यू 2 करोड़ थी, वो कंपनी ने मॉर्गेज कर दी। अच्छा, आपको पता होगा ना, कभी भी आप जितने का लोन लेते हो ना, आप उतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखवाते, ना उससे कम की रखवाते हो, हमेशा उससे ज्यादा की रखवाते हो। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, आपने देखा होगा, आप कभी किसी ज्वेलर से भी लोन लेने जाओगे ना, तो अगर आप 50,000 की ज्वेलरी गिरवी रखवा रहे हो, तो कभी भी आपको 50,000 का लोन नहीं देगा। वो हमेशा आपको लोन 10-15%, 20% कम, उस वैल्यू की प्रॉपर्टी की वैल्यू से कम का लोन देगा। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि कल को अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई मार्केट में, तो ऐसा ना हो कि तुम उसको धोखा दे दो और उसका पैसा मार लो और उसको ये बोलो कि भाई मेरी प्रॉपर्टी बेच ले, मैं तेरा पैसा नहीं दे रहा। ऑब्वियसली बात है ना, आप तुम खुद सोचो, तुम 50,000 का लोन लेके आ रहे हो किसी लेंडर से है, और तुम उसको बोल रहे हो, उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवाए हो जिसकी वैल्यू भी 50,000 ही है। अब मान लो ज्वेलरी रखवा के आए हो, मान लो कल को सोना 50,000 की जगह 40,000 हो गया, गिर गया। अच्छा, सिक्योर्ड लोन में तो क्या होता है कि अगर आप उसका पैसा नहीं दोगे, सामने वाला आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। तो आपके मन में एक बार को आएगा, यार ठीक है ना, अगर मैं इसको पैसे अगर मैं देने की बात करूंगा तो मेरे को 50,000 देने पड़ेंगे, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ये मेरा सोना बेच देगा, और सोने की वैल्यू तो आज के दिन में मार्केट में खाली 40,000 है, तो बेच दे, क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा थोड़ी नुकसान होगा, उसका होगा, होने दो। तो नॉर्मल बंदा फिर ये सोचेगा। इसीलिए ना सामने वाला लेंडर रिस्क ना ले, इसलिए लेंडर क्या करता है हमेशा, ऑल्दो आपकी अगर वो आपको लोन 1 लाख का दे रहा है, तो हमेशा आपकी वो उस 1 लाख के लोन से ज्यादा की प्रॉपर्टी आपके पास अपने पास गिरवी रखवाएगा, ताकि कल को उस प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर भी जाए तो लेंडर को नुकसान ना हो। तो मान लो आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई और बदले में उसने आपको 1 करोड़ का लोन दे दिया, तो आप हो गए बोरोवर, कि आपने लोन लिया, आपकी कंपनी हो गई बोरोवर, और ये जो बैंक है ये हो गया लेंडर, जिसने आप जो लोन देता है वो लेंडर, जो ले रहा है वो बोरोवर। तो इसको हम बोलते हैं कि हमने चार्ज क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब जब आपकी कंपनी ने सामने वाले बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया और बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, इसका मतलब आपकी कंपनी ने उस बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट कर दिया। चार्ज क्रिएट करने का मतलब है बैंक को अपनी प्रॉपर्टी का कंट्रोल दे दिया कि कल को अगर मैं तुम्हारा लोन नहीं चुका पाऊंगा तो तुम मेरी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेना। तो देखो चार्ज का मतलब क्या है, व्हेन अ कंपनी क्रिएट सिक्योरिटी, आपने बैंक के फेवर में एक सिक्योरिटी क्रिएट कर दी ना, बैंक सिक्योर हो गया। यहां पर जब आपने बैंक के पास अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, इसका मतलब बैंक सिक्योर हो गया कि कल को अगर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मैं इस बंदे की प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लूंगा। तो व्हेन अ कंपनी क्रिएट्स अ सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ लेंडर, हमने लेंडर के हमने सिक्योरिटी क्रिएट करी इन ल्यू ऑफ लोन। ल्यू का मतलब होता है के बदले, कि आपको लोन मिला उसके बदले आपने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी, देन इट इज कॉल्ड चार्ज। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो जब देखो, तो जो कंपनी क्रिएट करवा रही है लोन, ये तो हो गई बोरोवर, जो कंपनी लोन ले रही है वो तो हो गई बोरोवर, जिसके फेवर में अपनी प्रॉपर्टी उसने गिरवी रखवाई है, जिस लेंडर के फेवर में,
उसको हम बोलेंगे चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर, इसको हम क्या बोलेंगे? चार्ज होल्डर। तो इसका मतलब चार्ज होल्डर कौन है? चार्ज होल्डर इज अ पर्सन, is a person in whose favor charge is created. Charge holder is a person in whose favor charge is created. जिसके फेवर में आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो तो वो चार्ज होल्डर है। तो जैसे आपकी कंपनी इसके फेवर में चार्ज क्रिएट कर रही है और इससे लोन ले रही है तो ये चार्ज होल्डर है। अच्छा, क्या एक प्रॉपर्टी के मल्टीपल चार्ज होल्डर हो सकते हैं? क्या एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर आप 3 या 4 लोगों से सेम प्रॉपर्टी पे लोन ले सकते हो? मान लो आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप उस पर 3 या 4 लोगों से लोन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो। अभी लॉजिक बताता हूं कैसे, देखो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बहुत होता है। बस आपकी शर्त यह कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सफिशिएंट होनी चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सफिशिएंट होनी चाहिए। जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू है 10 करोड़। मान लो एक इधर है एसबीआई बैंक, इधर है आईसीआईसीआई बैंक, और एक हो गया मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक। ये 3 बैंक हैं। मान लो एसबीआई ने इस कंपनी को 2 करोड़ का लोन दिया है और आईसीआईसी ने इस कंपनी को मान लेते हैं 3 करोड़ का लोन दिया है, और मान लेते हैं कि एचडीएफसी ने भी इस कंपनी को 3 करोड़ का लोन दिया है। तो टोटल में इस कंपनी ने टोटल लोन कितने का लिया है? टोटल लोन हो गया 8 करोड़ का, 8 करोड़ का। और बदले में इस कंपनी ने इसके पास भी वही प्रॉपर्टी चार्ज, उस प्रॉपर्टी पे, इसी सेम प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कराया, इसके पास भी इसी सेम प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कराया, इसके पास भी इसी सेम प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करवाया। मतलब तीनों के पास यही वाली प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई है, तो रखवा सकती है। उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि कल को जब ये लेंडर्स इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो इन सबका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एक प्रॉपर्टी पे मल्टीपल चार्ज क्रिएट कर रहे हो, एक प्रॉपर्टी में मल्टीपल लोन ले रहे हो, तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि कल को आप सारे के सारे क्रेडिटर्स के पैसे उस प्रॉपर्टी को बेच के अगर आप नहीं चुका पाते हो तो सारे के सारे क्रेडिटर्स आपका अपनी मतलब आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लें। तो बच्चा बोलता है कि सर ये पता कैसे लगेगा कि एक कंपनी ने कितने लोन ले रखे हैं उस प्रॉपर्टी पे? तो उसके 2 रास्ते हैं। एक तो अभी मैं तुम्हारे को बताऊंगा, मिनिस्ट्री की साइट पे जब भी आप कोई चार्ज क्रिएट करते हो तो उसकी डिटेल आ जाती है मिनिस्ट्री की साइट पे, तो आप वहां से डॉक्यूमेंटेशन निकाल सकते हो, पता लग जाएगा इस कंपनी ने किस किस प्रॉपर्टी पे कौन कौन सी चार्ज क्रिएट करवाई हुई है। दूसरा रास्ता ये है कि जब भी आपकी कंपनी लोन लेती है ना, तो वो जब भी आपका कोई बैंक आपको लोन देता है, या जब भी आपकी कंपनी जब किसी बैंक से लोन लेती है, तो बैंक ना ड्यू डिलीजेंस करवाता है। बैंक क्या करवाता है? ड्यू डिलीजेंस करवाता है। ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? चेकिंग करवाना, प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाना। तो बैंक की तरफ से कोई सीए, ड्यू डिलीजेंस कौन करता है? कोई सीए, सीएस, सीएम में कोई भी कर सकता है। ड्यू डिलीजेंस सीए, सीएस, सीएम में कोई भी कर सकता है। ज्यादातर आप देखोगे सीएस करते हुए दिखते हैं इस चीज को, क्योंकि लीगल एस्पेक्ट है ना, लीगल एस्पेक्ट में सीएस डील करते हैं। तो आप ड्यू डिलीजेंस करवाती है, जो बैंक है, लेंडर है, वो ड्यू डिलीजेंस करवाता है उस कंपनी का। और ड्यू डिलीजेंस में क्या होता है? सीएससी, सीएमए का काम यही होता है कि वो जाकर चेक करे कि इस कंपनी ने कितने लोन ले रखे हैं, कितने नहीं ले रखे हैं एक प्रॉपर्टी के ऊपर, क्या हमें इसको लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस कंपनी की प्रॉपर इतनी गुडविल है या नहीं है, इस कंपनी पे इतनी वर्थ है या नहीं है कि चुका पाएगी नहीं चुका पाएगी। तो ये प्रैक्टिकली जब लेंडर्स लोन देते हैं ना वो करवाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप मिनिस्ट्री की साइड से वेरीफाई कर सकते हैं। देखो मैं तुम्हारे को लेके जाता हूं, जैसे हम एमसीए की साइट पे गए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे हम गए, ये देखो यहां हम एमसीए सर्विसेज के अंदर गए। एमसीए सर्विसेज के अंदर अगर मैं जाऊं तो व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डेटा में गए, तो तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं चार्ज का कैसे पता लगता है। ऑल्दो आप उस कंपनी की ना डॉक्यूमेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, चार्ज के फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम मान लो यहाँ पे हम लिखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज,
इंडस्ट्रीज मैंने लिख दिया, तो ये आ गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हम इसकी डिटेल खोलते हैं, तो ये मैंने खोल दी डिटेल रिलायंस की। तो ये खुल के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आरओसी ऑफिस का मुंबई में है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 15 के आगे 000 गिन लो कितनी जीरो है, और पेड अप कैपिटल की भी जीरो गिन लो, पेड अप कैपिटल में भी अमाउंट देख लो। सब नीचे 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 की तरफ अगर हम आएंगे तो देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है, एसेट्स अंडर चार्ज। एसेट अंडर चार्ज मतलब ये कंपनी के एसेट्स हैं, ये सारी कंपनी की प्रॉपर्टी है जिनके ऊपर कंपनी ने इतने इतने अमाउंट का चार्ज ले रखा है, और किस किस डेट को लिखा है ये भी देखो, ये भी लिखा हुआ है किस किस डेट को लिया हुआ है, वो डेट ली हुई है ना। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब क्या, जैसे ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मॉडिफिकेशन कब होती है, जैसे मान लो आपकी कंपनी ने 1 करोड़ का लोन लिया, और 1 करोड़ के लोन में से मान लो कंपनी ने 30 लाख का लोन रीपे कर दिया, तो इसका मतलब आपका खाली 70 लाख का लोन रह गया। तो जब कंपनी बीच में 30 लाख का लोन रीपे कर रही है, तो वो आरओसी के रिकॉर्ड में अपडेट होगा ना, तो उसे हम बोलेंगे डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, कि आपका ओवरऑल आपने लिया 1 करोड़ का था, लेकिन आपने 30 लाख का रीपे कर दिया, तो अब चार्ज आपका मॉडिफाई हो गया, 1 करोड़ से कितने का हो गया, 70 लाख का हो गया। और ये जिनके आगे क्लोज 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 दिखा रहा है, इसका मतलब ये वो पैसा है जो सारा कंपनी ने चुका दिया है, वो सारा पैसा कंपनी चुका दिया है। लेकिन ना इधर से ना आपको ये नहीं पता लगेगा कि कंपनी की वो कौन सी प्रॉपर्टी है, किस एड्रेस पे है जहां पे कंपनी ने चार्ज लिया, वो पता कहां से पता लगेगा, आप कंपनी की इंस्पेक्शन कर सकते हो और वहां से डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो। यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी ने कितने लोन लिए हुए हैं, यहां से आपको ये पता लग जाएगा कंपनी ने कितने लोन लिए हुए हैं, ये सारी डिटेल निकल जाएगी, कितने ओपन है कितने क्लोज है। इधर से आपको इस वेबसाइट से ये पता लग जाएगा, मिनिस्ट्री की साइड से ज्यादातर इनके क्लोज ही दिख रहे हैं, इन्होंने सारे कर देखो कुछ ओपन भी दिख रहे हैं। तो यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि कंपनी ने कितने लोन लिए हुए हैं, लेकिन ये नहीं पता लगाएगा किस प्रॉपर्टी से लिए, वो पता कहां से पता लगेगा, वो कहां से पता लगेगा, यहां से देखो, देखो यहां पे लिख रहा है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, है ना। आप यहां पे जब जाओगे ना, तो आप किसी भी कंपनी की इंस्पेक्शन कर सकते हो, कंपनी का नाम डाल के 100 रुपए की फीस पे करके। तो आप कंपनी के जो चार्ज वाले डॉक्यूमेंट है वहां से निकाल लो, सारे डाउनलोड कर लो, कि उससे चार्ज वाले डॉक्यूमेंट जो होंगे कंपनी को, उससे पता लग जाएगा कंपनी ने किस किस प्रॉपर्टी पे कितने कितने का चार्ज क्रिएट करा हुआ है, वो यहां से डिटेल निकल आती है, वो यहां से निकल आती है। ठीक है, तो चलो अब मैं तुम्हें समझा के रहा था, तो मतलब इससे एक चीज समझ आई, तो ये क्या हो गया, ये कौन हो गया, ये हो गया चार्ज होल्डर 1 जिसने लोन दिया है, ये हो गया चार्ज होल्डर 2, और ये हो गया चार्ज होल्डर 3। ठीक है जी, ये कंपनी के 3 चार्ज हैं जो कंपनी ने लिए हुए हैं, मतलब कंपनी के 3 लोन है जो कंपनी ने अपने चार्ज क्रिएट करवाया, जिसके ऊपर 3 लोन के बदले अपनी एक प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई हुई है। तो ये कंपनी हो गई बोरोवर, और ये तीनों हो गए लेंडर्स जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, और इन्हें हम चार्ज होल्डर बोलेंगे। तो क्या कंपनी एक प्रॉपर्टी पर मल्टीपल लोन ले सकती है, ले सकती है। अच्छा, अब जो है ना, तुमने देखा कि जो चार्ज है, कंपनी ने मॉर्गेज क्रिएट करवाया और बदले में लोन ले लिया, तो दैट इज चार्ज। इसका मतलब मॉर्गेज को जब हम क्रिएट करते हैं चार्ज बोलते हैं, लेकिन चार्ज खाली मॉर्गेज के टाइम पे क्रिएट नहीं होता, चार्ज एक वाइडर टर्म है, चार्ज इज अ वाइडर कंसेप्ट, चार्ज एक वाइडर टर्म है। लिखो, अब हम आगे बात करते हैं, चार्ज इज अ वाइडर कंसेप्ट and it covers pledge, mortgage and hypothecation। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है वो समझते हैं। तो चार्ज एक वाइडर टर्म है, इसका मतलब आप किसी के फेवर में मॉर्गेज कर रहे हो क्रिएट, तब भी चार्ज बोलेंगे हम। आप किसी के फेवर में प्लेज कर रहे हो तब भी हम चार्ज बोलेंगे कि आपने चार्ज क्रिएट करा है। आप किसी के फेवर में हाइपोथिकेशन कर रहे हो तब भी हम ये बोलेंगे कि आपने चार्ज क्रिएट करा है, तब भी हम ये बोलेंगे कि आपने क्या करा है, चार्ज क्रिएट करा है। तो चार्ज एक वाइडर कंसेप्ट एंड इट कवर्स प्लेज, मॉर्गेज एंड हाइपोथिकेशन। अब ये क्या फर्क होता है तीनों में, प्लेज, मॉर्गेज और हाइपोथिकेशन में, जरा ये समझते हैं। जो प्लेज वर्ड है ना, जो प्लेज है, ये वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यूज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यूज होता है। जो मॉर्गेज वर्ड है, ये वर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यूज होता है। प्रॉपर्टी के केस में यूज होता है।
एंड जो हाइपोथिकेशन वर्ड है, चार प्लेज मॉर्गेज हाइपोथिकेशन, एंड जो हाइपोथिकेशन वर्ड है ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यूज होता है, लेकिन इसमें और प्लेज में क्या फर्क है मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। इसमें और प्लेज में क्या फर्क है मैं भी उसके बारे में बात करूंगा, समझना बड़े ध्यान से। अब वन बाय वन समझते हैं। देखो, जब आप कोई लोन ले रहे हो और बदले में आप अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो, जैसे एग्जांपल मैं किसी ज्वेलर के पास गया और मैंने ज्वेलर के पास अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवाई और मैंने बदले में उससे लोन ले लिया, तो दैट इज प्लेज। उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेज। कि वहां पे मैंने कोई ज्वेलरी गिरवी रखवाई, तो ज्वेलरी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। ज्वेलरी क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसे हम प्लेज बोलेंगे। लेकिन अगर वही मैंने लोन अपनी लैंड के, बिल्डिंग के अगेंस्ट लिया है, तो लैंड और बिल्डिंग एक इमल प्रॉपर्टी है, तो जब मैं लैंड और बिल्डिंग के अगेंस्ट लोन लूंगा तो उसे हम मॉर्गेज बोलेंगे। तो प्लेज और मॉर्गेज का मतलब, दोनों का मतलब ही गिरवी करना होता है, कि आप किसी के पास अपनी कोई चीज गिरवी रखवा रहे हो और बदले में लोन ले रहे हो। लेकिन फर्क क्या होता है कि प्लेज में आप मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो और मॉर्गेज के अंदर आप इमल प्रॉपर्टी गिरवी करवाते हो। और अच्छा, एक चीज समझने वाली पता क्या है? एक चीज समझने वाली क्या है? देखो, जब भी कोई चीज होती है ना, उसकी दो चीजें होती हैं। जब भी कोई चीज, जैसे मान लो कोई कार है या कोई मान लो ज्वेलरी है, कुछ भी ले लो यार, कार ले लो, ज्वेलरी ले लो, ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी क्या है? ज्वेलरी जो है वो पोजेशन है। और ज्वेलरी जब आपने परचेज करी होगी, तो जो ज्वेलरी के पेपर्स होंगे जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि आपने परचेज करी है, जो ज्वेलरी के पेपर्स होंगे वो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है। वो क्या है? ऑनरशिप डॉक्यूमेंट। उसे हम टाइटल डीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइटल डीड भी बोलते हैं, कि आप इस चीज के मालिक हो, आप पे इसका टाइटल है। टाइटल भी बोलते हैं, है ना? टाइटल भी बोलते हैं। टाइटल भी बोलते हैं कि आपके पास इसका टाइटल है, आपके पास इसकी ओनरशिप है। तो देखो, जब हम प्लेज करते हैं ना, प्लेज, तो प्लेज में क्या होता है कि पोजेशन जो होता है ना, वो सामने वाले को ट्रांसफर हो जाता है। पोजेशन जो होता है वो सामने वाले को ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है, एक पर्सन, जैसे नॉर्मल, पहले एक पर्सन के हिसाब से बात करते हैं। जैसे मान लो एक पर्सन है मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर बी। मान लो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास अपनी ज्वेलरी प्लेज करा रहा है और बदले में मिस्टर बी मिस्टर ए को 1 लाख रुपए का लोन दे रहा है। तो मिस्टर ए हो गया लेंडर, मिस्टर ए हो गया बोरोवर, और मिस्टर बी हो गया लेंडर। ये लेंडर हो गया, वो बोरोवर हो गया। तो जब ए ने बी के पास अपनी ज्वेलरी प्लेज करवाई, तो इसका मतलब ये कि वो जो ज्वेलरी है अब वो इसके पास नहीं रहेगी। ज्वेलरी का पोजेशन किसके पास चला जाएगा? बी के पास चला जाएगा। कब तक वो बी के पास रहेगा? जब तक ए उसके 1 लाख रुपए नहीं चुका देता। जैसे ही ए उसके 1 लाख रुपए चुका देगा, तो ज्वेलरी वापस आ जाएगी किसके पास? ए के पास आ जाएगी। इसके लिए ज्वेलरी आपको पास ऑन करनी पड़ेगी, वो ज्वेलरी आपके पास नहीं रहेगी प्लेज के केस के अंदर, जब तक आपने प्लेज करा रखा है। जब आपके पास जो ज्वेलरी वापस आ जाएगी, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। और प्लेज के केस में वो ज्वेलरी आपके पास रहेगी नहीं जब तक आपने प्लेज कर रखा है। आपको ज्वेलरी उसको देके आनी पड़ेगी और लोन आपको मिल जाएगा। और जैसे आप उसका लोन चुकाओगे, आपको आपकी ज्वेलरी वापस मिल जाएगी। तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहेंगे, लेकिन पोजेशन सामने वाले के पास चला जाएगा। मतलब ज्वेलरी उसके पास चली जाएगी। उस ज्वेलरी के कागज आपके पास ही रहेंगे। घर में आपने जब ज्वेलरी परचेज करी, उसके कागज होंगे आपके पास, तो वो कागज आपके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन ज्वेलरी का कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? उस लेंडर के पास चला जाएगा। जब तक आप उसका पैसा नहीं चुकाओगे, तब तक वो आपकी ज्वेलरी वापस नहीं करेगा। ये तो प्लेज का केस है। जब आप मॉर्गेज करते हो ना, तो वहां उल्टा होता है। मॉर्गेज में क्या होता है? जैसे मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है। मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, मिस्टर बी के पास अपनी लैंड मॉर्गेज करवाई है, गिरवी रखवाई है, एंड बदले में मिस्टर बी ने ए को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है। तो अब जब लैंड उसको, अब उसने लैंड, उसने अपनी की लैंड उसके पास गिरवी रखवाई है, तो ये बोरोवर हो गया, ये लेंडर हो गया। अच्छा, इसको टेक्निकल भाषा में पता क्या बोलते हैं? मॉर्गेज के केस के अंदर ये प्लेज का केस था। तो प्लेज जब कोई बंदा करता है, तो इसे हम बोलते हैं प्लेजर। जो गिरवी रखवा रहा है उसे हम बोलते हैं प्लेजर। तो प्लेजर किसको बोलते हैं? बोरोवर को।
जो प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहा है, और जिसके पास प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई जाती है उसे हम बोलते हैं प्लेजी। प्लेजी। सेम यहां पे जब ए बी के पास अपनी मॉर्गेज करवा रहा है लैंड, तो इसे हम बोलेंगे मॉर्गेजर, एंड बी को हम बोलेंगे मॉर्गेजी। ठीक है जी। तो जब ए ने बी के पास अपनी लैंड गिरवी रखवाई और बदले में उसने ए से लोन लिया, तो अब वो लैंड उठाकर तो दे नहीं देगा, लैंड तो उसी जगह पे रहेगी। जैसे ज्वेलरी में तो क्या था कि हम ज्वेलरी उठाकर उसको दे आए, तो इसका ज्वेलरी में पोजेशन हम पास ऑन हो रहा है, लेकिन लैंड के केस के अंदर लैंड तो उठाकर दे नहीं दोगे, तो लैंड तो ए के पास ही रहेगी। तो अगर उसने लैंड के अगेंस्ट या अपने किसी बिल्डिंग के अगेंस्ट मॉर्गेज करके लोन लिया है, तो लैंड और बिल्डिंग ए के पास ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी, वो तो इसी के पास रहेगी, लैंड बिल्डिंग इसी के पास रहेगी। लेकिन जो इस लैंड और बिल्डिंग के जो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट है, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट जो है, जिसको हम टाइटल डीड बोल रहे थे, टाइटल डीड जिसको बोलते हैं टाइटल, वो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बी के पास चले जाएंगे। यहां पे ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बी के पास चले जाएंगे, वो बी के कंट्रोल में रहेंगे। तो कल को जब बी जो है वो, जब ए जो है कल को वो बी के पैसे वापस कर देगा, तो बी उसके ऑनरशिप डॉक्यूमेंट उसको वापस कर देगा। लेकिन अगर कल को ए उसके बी के पैसे वापस नहीं करता, तो बी उस ऑनरशिप डॉक्यूमेंट के बेस पे ए की प्रॉपर्टी कोर्ट से बिकवाकर, कोर्ट से परमिशन लेके बिकवाकर अपना पैसा रिकवर कर लेगा। तो इसका समझने वाली चीज क्या थी, इसको हम टाइटल डीड भी बोलते, जो मैंने तो बताया था। तो इसका समझने वाली चीज क्या थी कि जो प्लेज होता है उसके केस के अंदर पोजेशन ट्रांसफर होता है प्रॉपर्टी का, लेकिन ऑनरशिप डॉक्यूमेंट हमारे पास ही रहते हैं। लेकिन मॉर्गेज के केस के अंदर जो है वो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट पास ऑन होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहती है, प्रॉपर्टी हमारे पास ही रहती है। ये एक फर्क है। तो प्लेज और मॉर्गेज फर्क समझ आ गया। तो प्लेज वर्ड कब यूज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, मॉर्गेज वर्ड कब यूज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। दोनों का मतलब गिरवी करना ही है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी करके सामने वाले के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करके, जिसको आप कोलैटरल बोलते हो, बदले में सामने वाले से लोन ले रहे हो। मतलब दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या, लोग ना रियल लाइफ में आप देखोगे दो लोग दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन आपको समझ आ गया कि दोनों वर्ड्स में फर्क है। तो दोनों वर्ड्स में फर्क क्या, आपको ये भी समझ आ गया। लेकिन समझने वाली चीज ये है कि आपको इंटरचेंजेबली यूज नहीं करना। लेकिन और दूसरी चीज ये है कि समझने वाली चीज ये है कि कंपनी प्लेज करे या मॉर्गेज करे, दोनों ही केस में हम चार्ज बोलेंगे, हम ये मानेंगे कि कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर दिया। तो इसका मतलब अगर कोई कंपनी अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के सामने वाले से लोन लेती है, तो दैट इज प्लेज। कंपनी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के सामने वाले से लोन लेती है, तो दैट इज मॉर्गेज। लेकिन आप प्लेज करें मॉर्गेज करें, दोनों ही उसमें मानेंगे वो चार्ज का ही पार्ट है। तो अल्टीमेटली जो चार्ज को, उसको हम चार्ज ही बोलेंगे दोनों केस में। तो चार्ज की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, चार्ज की जो लॉज हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, चार्ज क्रिएट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा, भले आप प्लेज करें मॉर्गेज। अब तीसरा वर्ड आता है हाइपोथिकेशन। ये हमने मॉर्गेज भी समझ लिया, अब आता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन क्या होता है? हाइपोथिकेशन एक ऐसा केस है जो ये होता तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है, होता तो ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में है, लेकिन इसमें क्या होता है इस हाइपोथिकेशन के अंदर। मान लो अगर मिस्टर ए ने एक कार वाले शोरूम से, कार शोरूम से कार परचेज करी है, वो भी फाइनेंस करवाई है, इंस्टॉलमेंट्स पे लिए, तो क्या होगा, कार इसके पास आ जाएगी। और अच्छा, वो कार जो फाइनेंस हुई है वो फाइनेंस तो बैंक करता है, आपको पता होगा ना, शोरूम वाले फाइनेंस नहीं करते, बैंक फाइनेंस करता है। मतलब आप किसी शोरूम में जाते हो और आप उनको बोलते हो कि मेरे को कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की, तो वो 10 लाख में से आप कुछ तो डाउन पेमेंट कर दोगे, मान लो 3-4 लाख रुपए की, मान लो बाद में 4 लाख की डाउन पेमेंट कर दी, 6 लाख रुपए आपने कहा कि मेरे को इंस्टॉलमेंट पे लेने हैं, तो जो शोरूम वाले हैं उनको 6 लाख मिल जाएंगे। वो 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आप शोरूम वालों को पे नहीं करोगे, वो 6 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट आप बैंक को पे करोगे। और बैंक वाला क्या करेगा, ऑलरेडी 6 लाख रुपए किसको दे देगा, शोरूम वाले को दे देगा। तो मतलब शोरूम वाले को 10 लाख रुपए पूरे ऑन द स्पॉट मिल जाएंगे, 4 आपसे 6 बैंक से। और वो जो 6 लाख का बैंक ने आपको लोन दिया, उसके बदले में बैंक आपसे इंस्टॉलमेंट लेगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक की कमाई उसी में इंटरेस्ट आपसे को चार्ज करेगा। लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जहां पे लोन भी आप ले रहे हो और चीज भी आप ही के पास आ रही है। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोन लेते हो तो आपको चीज अपनी चीज सामने वाले के पास गिरवी करवानी पड़ती है। जैसे प्लेज में क्या हुआ था कि आप यहां से लोन ले रहे थे और आपको ज्वेलरी उसके पास गिरवी रखवानी पड़ रही थी। लेकिन हाइपोथिकेशन केस में क्या है कि लोन भी आप ही ले रहे हो और चीज भी आप ही के पास आ रही है ना। किसका मतलब हाइपोथिकेशन के केस में
जो बोरोवर है उसको पोजेशन ट्रांसफर नहीं करना पड़ता लेंडर को, उसको प्रॉपर्टी का पोजेशन ट्रांसफर नहीं करना पड़ता लेंडर को, उसको तो जबकि मिलता है पोजेशन, ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, मिलता है। तो इसका मतलब हाइपोथिकेशन और प्लेज में फर्क समझ आया? हाइपोथिकेशन और प्लेज में फर्क क्या है? दोनों ही मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यूज होते हैं, लेकिन फर्क क्या है कि हाइपोथिकेशन के केस के अंदर आप लोन भी आप ही ले रहे हो और चीज भी आप ही के पास आ रही है। अब जब कार किस्तों पे लेते हो तो कार भी आप ही के घर में आ रही है और लोन भी आप ही ले रहे हो। लेकिन प्लेज के केस में क्या होता है कि प्लेज के केस में जब आप लोन लेते हो तो चीज आपके पास नहीं आ रही, चीज आपको देनी पड़ रही है, ज्वेलरी आप उसके पास गिरवी रखवा रहे हो तब आपको लोन मिल रहा है। तो इसका मतलब प्लेज के केस में आपको पोजेशन चीज का ट्रांसफर करना पड़ता है, मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन में आपको पोजेशन ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, आपको तो पोजेशन मिलता है सामने से, आपको नहीं देना पड़ता, और लोन भी आप ही ले रहे हो। तो ये एक फर्क होता है हाइपोथेकेशन। लेकिन इसमें क्या होता है कि बैंक क्या करता है, जो गाड़ी की आरसी होती है ना, कार की आरसी, आपको पता होगा ना, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे बाइक की आरसी होती है, कार की आरसी होती है, उसके ऊपर ना वो पहले से ही लिख देता है एचपी, हाइपोथिकेटेड। कुछ जगह पे एच सी लिखा जाता है, कुछ जगह पे एचपी लिखा जाता है, हाइपोथिकेशन हाई एच, कुछ जगह पे एचपी है, हाइपोथिकेटेड। तो उसकी आरसी के ऊपर लिख दिया जाता है एचपी। इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रॉपर्टी अभी फ्री नहीं है। हाई एचपी लिखने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी फ्री नहीं है, कि कल को ये कार इसके पास है तो ये नहीं कि उस कार को बेच देगा, ये बेच नहीं पाएगा उस कार को जब तक इसे सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देगा। जब एक बार ये बैंक को सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देगा तो बैंक एक एनओसी इशू करेगा, एक एनओसी इशू होगी, और वो एनओसी जो इशू होगी वो जनरली आपको शोरूम वाले दे देते हैं, बैंक शोरूम वालों को भिजवा देते हैं, शोरूम वाले आपको एनओसी दे देते हैं। तो एक एनओसी इशू होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसमें वो बैंक लिख के देगा कि हाँ भाई इस बोरोवर ने हमारे को हमारी कार के सारे पैसे चुका दिए, जिसने कार लोन लिया था, और अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बोरोवर कहीं भी बेचना चाहे तो उसे बेच सकता है। तो जब आपको एनओसी इशू हो जाएगी तो आपके नाम पे फ्रेश आरसी कट के आएगी, जिसके ऊपर एचपी एससी कुछ नहीं लिखा होगा, तो उसके बाद आप उस कार को बेच सकते हो, है ना, इजीली। ऐसा नहीं है कि आपने फाइनेंस करवा रखे तो बेच नहीं सकते, लेकिन आपको पहले जो बैंक है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। तो इसका समझ आ गया कि अब आपको प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क समझ आ गया। तो प्लेज के केस के अंदर क्या होता है कि आपको पोजेशन ट्रांसफर करना पड़ता है, हाइपोथिकेशन के केस के अंदर आपको पोजेशन ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, आपके पास चीज भी आप ही के पास आ रही है, लोन भी आप ही ले रहे हो। लेकिन प्लेज के केस में लोन आप ले रहे हो लेकिन चीज आपको सामने वाले पे गिरवी रखवानी पड़ती है। तो ये प्लेज और हाइपोथिकेशन में फर्क होता है। और मॉर्गेज क्या होता है आपको समझ आ ही गया। तो आपकी कंपनी प्लेज करे, मॉर्गेज करे या हाइपोथिकेशन करे, तीनों में से कुछ भी करे तो हम ये बोलेंगे कि आपकी कंपनी ने सामने वाले बंदे के फेवर में चार्ज क्रिएट करा है। तो आपकी कंपनी को बोरोवर कंपनी बोला जाएगा, और जिसके फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया उसे चार्ज होल्डर बोला जाएगा। ठीक है जी। और मैंने बताया कंपनी, एक कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी के ऊपर मल्टीपल चार्ज होल्डर भी हो सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब और आगे बात करते हैं, अब चार्ज कितने तरीके की होती है अब उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो तीनों समझ लिए क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, दो तरीके के चार्ज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, काइंड्स ऑफ चार्ज। एक है काइंड्स ऑफ चार्ज, एक है टाइप्स ऑफ चार्ज। अभी बात करूंगा मैं उसके ऊपर। पहले काइंड्स के बारे में बात करते हैं। काइंड्स ऑफ चार्ज अगर तुम्हारे पेपर में पूछता है तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। अब सुनना, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। पहले फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज की डेफिनेशन लिखो, फिर समझाऊंगा क्या होता है। फिक्स चार्ज, when the nature of asset does not fluctuate, when the nature of asset does not fluctuate from one point of time to another point of time, in terms of quantity,
then it is called fixed charge. अब फ्लोटिंग के बारे में बात करते हैं। फ्लोटिंग चार्ज, अच्छा इसके एग्जांपल में लिख लो, एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा, ऊपर एटसेट्रा। फ्लोटिंग चार्ज, व्हेन द नेचर ऑफ asset fluctuates from one point of time, तो यहां पे क्या था, does not fluctuate, यहां पे क्या है, fluctuates from one point of time to another point of time. In terms of quantity, then it is called floating charge. Then it is called floating charge. Example, stock in trade. अब इनको समझो क्या होता है। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ठीक है जी, मान लो ये एसबीआई बैंक है, एसबीआई ने इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया है, ठीक है जी, और इस कंपनी ने एसबीआई के पास बदले में अपनी लैंड मॉर्गेज करी है। तो एसबीआई बैंक क्या हो गया, लेंडर हो गया, इसको हम चार्ज होल्डर भी बोल सकते हैं कि एसबीआई के फेवर में चार्ज क्रिएट किया गया। और अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी कौन हो गई, बोरोवर। अब ये जो नेचर ऑफ एसेट है, नेचर ऑफ एसेट क्या, लैंड। अच्छा, जो आज हमने जिस लैंड के ऊपर मॉर्गेज कराया तो लैंड तो वहीं रहेगी क्या, लैंड फ्लक्चुएट होती रहेगी कि मतलब अभी लैंड इस जगह है, कल को किसी और के पास है, या आज लैंड इस जगह है, कल को किसी और जगह सिचुएट हो जाएगी। लैंड तो जिस जगह उसी जगह रहेगी, लैंड का नेचर चेंज नहीं होगा। बिल्डिंग जिस जगह है वो उसी जगह रहेगी, उसका नेचर चेंज नहीं होगा, वो फ्लक्चुएट नहीं होगी। लेकिन इसको हम तो ऐसी केस जहां पे अभी, क्योंकि मैं एक्चुअली में उससे लिंक करने वाला था इसलिए मैं पहले बोलने वाला था, फिर मैं रुक गया। अभी सिर्फ इतना समझो कि जब लैंड, जब नेचर ऑफ एसेट फ्लक्चुएट नहीं होता, जो नेचर जिस जगह है उसी जगह रहेगा, वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो वैज इट इज वहीं रहेगा, तो ये फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है। और फिक्स चार्ज मीन जिस चीज को लेके आपने चार्ज क्रिएट करा था वही चीज है। मतलब मान लो, अच्छा ऐसा नहीं है कि लैंड ये फिक्स चीज के लिए, मान लो आपने किसी कार को लेके मतलब चार्ज क्रिएट करा है, कार को लेके, तो ऐसा नहीं कि कार मूव हो रही है तो उसको हम फ्लक्चुएटेड बोलेंगे। मूव होने का मतलब नहीं है, मतलब आपने जिस चीज को चार्ज, जिस चीज को लेकर चार्ज क्रिएट करा है वही चीज है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, ये मेरा घर है तो मैंने इस घर को लेके करा, तो मेरे ही घर के ऊपर है तो घर वही रहेगा। लेकिन अगर मान लो मैं अपनी दुकान के स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट करा रहा हूं, क्या स्टॉक सेम रहता है, स्टॉक बिकता रहता है, स्टॉक डेली बेस पे बिकता है, बिकता रहता है, नया आता रहता है, बिकता रहता है, नया आता रहता है। तो इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग नेचर का है, ये क्या है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का है। लेकिन अगर मैं लैंड पे, बिल्डिंग पे, कार पे, इन चीजों पे मतलब चार्ज क्रिएट करवा रहा हूं, तो ये वही रहेंगी जो है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये ऐसा नहीं कि बिकती रहेंगी, इनकी जगह नहीं आती रहेंगी। मैंने अगर मेरा घर है मेरा और मैंने घर के बदले लोन लिया, तो ऐसा नहीं मेरा घर बिकता रहेगा उसकी जगह नहीं आता रहेगा। लेकिन अगर कोई दुकानदार अपनी स्टॉक पे चार्ज क्रिएट करवा रहा है, इसका क्या है कि स्टॉक तो बिकता रहेगा, नहीं आता रहेगा।
अब वो किस तरीके से स्टॉक पे चार्ज क्रिएट होता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। जब नेचर ऑफ एसेट आपका सेम रहता है, फ्लक्चुएट नहीं होता, तो उसे हम फिक्स चार्ज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? फिक्स चार्ज बोलते हैं। तो लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह। लेकिन इसी केस के अंदर क्या होगा, मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो ये एसबीआई बैंक है, ये एसबीआई बैंक इस कंपनी को लोन दे रहा है 1 करोड़ रुपए का, और बदले में ये कंपनी क्या कर रही है, अपने स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर चार्ज क्रिएट कर रही है। अब बच्चा पता क्या बोलता है मेरे को, अपने स्टॉक इन ट्रेड पे चार्ज क्रिएट कर रही है। ये कंपनी सामने वाले बैंक को पता क्या बोलती है कि भाई हमारे पास 2 करोड़ रुपए का स्टॉक हमेशा रहता है हमारी कंपनी के अंदर, 2 करोड़ का स्टॉक हमारी कंपनी में हमेशा रहता है, और वो कभी भी खत्म नहीं होता, इतना तो रहता ही है। मतलब बिकता रहता है, नया आता रहता है, बिकता रहता है, नया आता रहता है, मतलब 2 करोड़ रुपए की रोटेशन होती रहती है। जैसे आपके पापा लोगों की भी दुकान है, तो उसमें एक फिक्स अमाउंट की रोटेशन, पापा को पता होता है ना कि मेरी दुकान में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, यही घूमती रहती है, उसी से घूमती रहती है, उसी से सामान बिकता रहता है, पापा प्रॉफिट कमाते हैं, फिर फर्दर इन्वेस्ट करते हैं, फिर माल आ जाता है, फिर प्रॉफिट कमाते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो कंपनी ने स्टॉक इन ट्रेड पे चार्ज क्रिएट करा दिया। अब ये जो स्टॉक इन ट्रेड है, क्या फिक्स नेचर का, फ्लक्चुएटिंग नेचर का? तो फ्लक्चुएटिंग नेचर का, बिकता रहेगा, नहीं आता रहेगा, बिकता रहेगा, नहीं आता रहेगा। अब ऐसे केस में क्या होता है कि जब ये बैंक इस कंपनी को लोन देगा, तो अब ऐसा तो है नहीं ना, पता चले, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी ने स्टॉक इन ट्रेड पे चार्ज क्रिएट कराया, अब बैंक ने तो लोन देके छोड़ दिया, अब बैंक को क्या पता कि स्टॉक इन ट्रेड, पता चले कंपनी सारा बेच दे और कंपनी उसके बाद दोबारा स्टॉक भरे ही ना और सारा पैसा लेके फरार हो ले, ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे लैंड में तो क्या है कि लैंड कंपनी के कंट्रोल में है, लैंड कंपनी के कंट्रोल में, तो कंपनी तो लैंड तब तक बेच ही नहीं सकती जब तक कंपनी उस बैंक का पैसा नहीं चुकाएगी। अगर कंपनी लैंड के ऊपर चार्ज क्रिएट करा रही है, तो लैंड कंपनी तब तक नहीं बेच पाएगी जब तक कंपनी क्या नहीं करती, लैंड तब कंपनी तब तक नहीं बेच सकती जब तक वो उसका चार्ज का पैसा नहीं चुकाएगी, है ना। ऑल्दो और ओनरशिप डॉक्यूमेंट भी बैंक के पास ही होंगे लैंड के, लेकिन यहां तो क्या है कि पोजेशन भी आपके पास है, ओनरशिप भी आप ही के पास है, क्योंकि स्टॉक का पोजेशन आपके पास है और ओनरशिप आपके पास इसलिए कि आप जिसको बेचोगे ओनरशिप आप उसके नाम पे काट के दोगे। तो स्टॉक इन ट्रेड में तो आप ना, तो बैंक के पास कुछ भी नहीं गया स्टॉक इन ट्रेड में, तो ना तो ओनरशिप गई, ना क्या गया बैंक के पास, वो गया क्या कहते हैं, कोई ओनरशिप गई। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब लोन एग्रीमेंट होता है ना, लोन एग्रीमेंट होता है, तो लोन एग्रीमेंट में लिखवा दिया जाता है, लोन एग्रीमेंट, देखो लोन एग्रीमेंट हर हमेशा होता है, जब भी कंपनी लोन लेगी वो तो यहां भी होगा, सब कुछ होगा। तो जब लोन एग्रीमेंट होगा तो यहां पे कंपनी लिखवा देगी, बैंक लिखवा देगा कि भाई हर एक कंपनी को मिनिमम मिनिमम जितने अमाउंट का लोन है उतने का तो स्टॉक मेंटेन करना ही है। तो मिनिमम 1 करोड़ का तो स्टॉक मेंटेन करना है। तो जैसे बैंक कंपनी कह रही थी ना कि हमारे पास तो 2 करोड़ का स्टॉक रहता ही है, तो वो ये कह रहा है कि बैंक की एक कंडीशन होती है कि तुम एक बार में 2 करोड़ का स्टॉक नहीं बेच सकते। बैंक पहले ही क्या करवाता है, तुम बेचते रहो, लाते रहो, लेकिन तुम्हारे को कम से कम उसमें 1 करोड़ का स्टॉक मेंटेन करना ही पड़ेगा, आपका वो स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा। और अगर जाता भी है तो बैंक ने एक कंडीशन रखता है कि आपने अगर स्टॉक कम भी करा तो मान लो विद इन 15 डेज आपको उसी लिमिट पे लेके आना है। तो मान लो अगर तुम्हारे पास कस्टमर कोई ऐसा आ गया जो एक बार में पूरा 2 करोड़ का स्टॉक मांग रहा है, तो तुमने अगर पूरा 2 करोड़ का तुम्हारे पास स्टॉक होता है, तुमने पूरा बेच दिया, तो मिनिमम 1 करोड़ रिक्वायरमेंट तो वायलेट हो जाएगी ना, कि आप 1 करोड़ का स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाए। तो उसके लिए टाइम पीरियड डला होता है कि अगर आपकी वो लिमिट कम भी हो जाती है तो आपको मिनिमम इतने टाइम में वापस मेंटेन करनी पड़ेगी, ये सब बैंक पहले लिखवा देता है। और अगर कंपनी नहीं करेगी ऐसा तो बैंक कंपनी के ऊपर केस कर देगा। अच्छा, तब ये सारी चीजें बैंकों को कैसे पता लगेंगी कि स्टॉक मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा, और कंपनी कितना बेच रही है कितना नहीं? तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये ना बहुत बड़े बड़े केसेस के अंदर होता है, जब कंपनी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही होती है, तो ज्यादातर उन्हीं कंपनियों को फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया जाता है स्टॉक इन ट्रेड पे। तो बैंक क्या करते हैं, जब लोन देते हैं ना, तो इस कंपनी के अंदर अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करके भेजते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। क्या बोलते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर्स। इनके बारे में जब तुम डायरेक्टर्स का चैप्टर पढ़ोगे ना, डायरेक्टर्स का चैप्टर, तो उसमें पढ़ाया जाएगा। सीए के बच्चों को तो डायरेक्टर्स फाइनल में पढ़ाया जाता है, लेकिन सीएस और सीएमए वालों को तो इंटर में पढ़ाया जाता है। तो डायरेक्टर्स के चैप्टर के अंदर जब आप पढ़ते हो तो वहां पे ना नॉमिनी डायरेक्टर कंसेप्ट है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? जैसे अगर मान लो मेरी कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया है, तो बैंक के 1 या 2 बंदे मेरी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट होंगे और उन्हें हम बोलेंगे नॉमिनी डायरेक्टर, कि वो बैंक के नॉमिनी है। उनका काम क्या होगा? उनका काम सिर्फ यही होगा कि जब इस बैंक कंपनी ने लोन जिस पर्पस के लिए लिया है, और जैसे स्टॉक मेंटेन करने की बात हो रही है जहां पे कि कंपनी वो सारी कंडीशंस पूरी कर रही है नहीं कर रही, और लोन के पैसे को ढंग से यूज कर रही है नहीं कर रही, अगर उन नॉमिनी डायरेक्टर्स को हल्की सी भी गड़बड़ी लगेगी, अगर उन नॉमिनी डायरेक्टर्स को हल्का सा भी डाउट होगा कि यार ये कंपनी के जो कंपनी जो है ढंग से मेंटेन नहीं कर रही स्टॉक, या कंपनी जो है ढंग से इस लोन के पैसे का यूज नहीं कर रही, तो वो फटाफट बैंक को इंटीमेट करेंगे और बैंक चाहे तो फिर इस कंपनी के ऊपर एक्शन ले सकता है। तो समझ आया कि आपको, इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग ट्रेड, फ्लक्चुएटिंग स्टॉक की, इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग चार्ज। फ्लक्चुएटिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट करा वो चीज रहती ही नहीं है हमारे पास, वो तो बिकती रहेगी, नहीं आती रहेगी, बिकती रहेगी, नहीं आती रहेगी। लेकिन वहां पे ऊपर क्या होता है, फिक्स चार्ज में लैंड बिल्डिंग जिसके ऊपर भी हम चार्ज क्रिएट करें वो वहीं रहेगा।
वो बिकता रहेगा, नहीं आता नहीं रहेगा, वो तो वहीं रहेगा जिस चीज को चार्ज करेगा, और वो तब तक नहीं बिकेगा जब तक कंपनी लोन का पैसा नहीं चुका देगी। लेकिन यहाँ तो ये बिके भी जा रहा है, कंपनी ने इसी चीज पे चार्ज क्रिएट करा और इसे बेके भी जा रही है और इसके लिए नया लाई जा रही है। तो किस तरीके से ऑपरेट होता है आपको समझ आ गया कि लोन एग्रीमेंट में मिनिमम स्टॉक मेंटेन करने की कंडीशन होती है, और मिनिमम स्टॉक के अगर आप लेवल से नीचे जाओगे तो उसको वापस कितने दिन में पूरा करना है उसकी कंडीशन डली होती है ना। इसमें से नॉमिनी डायरेक्टर्स जो अपॉइंट होंगे वहां से इस कंपनी के अंदर, उनकी डिटेल होगी कि भाई इस बैंक ने इस कंपनी के नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करें, उनकी भी डिटेल होगी लोन एग्रीमेंट में कि ये नॉमिनी डायरेक्टर हम अपने अपॉइंट करके भेजेंगे। वो सिर्फ तब तक रहेंगे इस कंपनी के अंदर जब तक ये कंपनी लोन रीपे नहीं कर देती। एक बार ये कंपनी लोन रीपे कर देगी तो नॉमिनी डायरेक्टर वापस चले जाएंगे उस कंपनी से। तो ये इस तरीके से पूरा फ्लक्चुएटिंग चार्ज का काम कंसेप्ट काम करता है। तो हमें समझ आ गया कि अगर नेचर ऑफ एसेट, इसलिए मैंने बोला था इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यहाँ जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो रही, जो चीज है वही चीज है, वो बदल नहीं रही है, लैंड बिल्डिंग वही है, देन इट इज कॉल्ड फिक्स्ड चार्ज। अगर क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है तो फ्लक्चुएटिंग, स्टॉक की क्वांटिटी बिकती जा रही है, नहीं आती जा रही है, बिकती जा रही है, नहीं आती जा रही है, तो फ्लोटिंग चार्ज है। इसे हम फ्लक्चुएटिंग चार्ज भी बोल देते हैं, फ्लोटिंग चार्ज भी बोल देते हैं। ठीक है जी, तो फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज समझ आ गया हमारे को। ठीक है, अब दो तरीके के चार्ज और होते हैं। ये जो चार्ज थे ना, ये देखो, ये जो चार्ज थे ना काइंड्स ऑफ चार्ज, ये ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन थे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन दो तरीके के चार्ज हो गए। फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। अब और होते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। एक होता है फर्स्ट चार्ज और एक होता है सेकेंडरी चार्ज। फर्स्ट चार्ज और सेकेंडरी चार्ज। फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने अपने, मैंने तो बताया ना, एक कंपनी एक प्रॉपर्टी के ऊपर मल्टीपल लोन ले सकती है अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सफिशिएंट है। तो फर्स्ट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने पहले चार्ज क्रिएट कराया तो फर्स्ट हो गया, अगर किसी बंदे से बाद में लोन लिया तो वो सेकंड चार्ज हो गया, तो फिर तो ऐसे चलता चला जाएगा, फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फिर तो थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज भी होता चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, दो ही तरीके के चार्ज होंगे, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी ना लिख के ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। यहाँ पे चार्ज, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज का मतलब है प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। फर्स्ट चार्ज वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है एंड सेकंड चार्ज वालों को प्रायोरिटी जो मिलती है वो आफ्टर फर्स्ट चार्ज वालों के अकॉर्डिंग में। ऐसे लिखो, फर्स्ट प्रायोरिटी विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट। एंड सेकेंडरी चार्ज के अंदर पेमेंट इज मेड टू द secondary charge holders after the payment of first charge holders. आफ्टर द पेमेंट ऑफ फर्स्ट चार्ज होल्डर्स। अब ये कैसे काम करता है मैंने तो बताया ना, फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि आपने पहले क्रिएट कराया प्रॉपर्टी पे तो आप फर्स्ट चार्ज होल्डर हो, किसी ने आपसे बाद में कराया तो वो सेकंड, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे फर्स्ट का मतलब है प्रायोरिटी। जैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसकी एक लैंड है 10 करोड़ रुपए की। मान लो इन्होंने एसबीआई से लोन लिया है इस लैंड को मॉर्गेज करवाकर 2 करोड़ रुपए का। मान लो एचडीएफसी से सेम लैंड के ऊपर लोन लिया है
3 करोड़ रुपए का, और आईसीआईसीआई से लोन लिया है सेम लैंड के ऊपर 3 करोड़ रुपए का। मान लो ये जो लोन लिया है इन्होंने लिया है 1/1/2022 को, मान लो ये वाला जो लोन लिया है वो इन्होंने लिया है 1/1/2021 को, और ये वाला जो लोन लिया वो इन्होंने लिया है 1/1/2023 को। तो अलग अलग डेट पे लोन लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले ये वाला लोन लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे पहले लिया तो फर्स्ट चार्ज हो गया, ये बाद में लिया तो सेकंड हो गया, थर्ड ये इसके बाद में थर्ड हो गया। चार्ज दो ही होंगे, फर्स्ट या सेकंड। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर इस कंपनी ने इस पे फर्स्ट चार्ज लिया है, इनसे फर्स्ट चार्ज वाला लोन लिया है, इसका मतलब ये है कि कल को अगर कंपनी डूबेगी तो सबसे पहले प्रायोरिटी इनको मिलेगी। देखो आपको पता होगा जब कोई कंपनी डूबती है और पैसा नहीं चुका पाती है तो उसके एसेट्स बेचे जाते हैं और लायबिलिटी चुकाई जाती है, तो सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलती है, बाद में अनसिक्योर्ड को मिलती है। तो ये सब तो कौन हो गए, सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गए। सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन से होते हैं, जब आप बदले में लोन ले रहे हो और बदले में अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा रहे हो, उसके लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर हो। तो ये सारे ही सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। लेकिन मान लो इसके ऊपर कंपनी ने फर्स्ट चार्ज क्रिएट करा, और मान लो इसके ऊपर कंपनी ने सेकंड चार्ज क्रिएट करा, और मान लो इसके ऊपर भी कंपनी ने फर्स्ट चार्ज क्रिएट करा। तो इसका मतलब यह है कि जब कल को कंपनी डूबेगी तो इसकी एसेट बिकवाई जाएगी, और एसेट्स बेचने के बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट होगी। तो ये तीनों क्रेडिटर्स हैं, ये तीनों कौन है, क्रेडिटर्स और चार्ज होल्डर्स हैं। तो क्रेडिटर्स हैं और ये तीनों चार्ज होल्डर है, तो जब इनको पेमेंट होगी तो सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होती है और बाद में अनसिक्योर्ड को होती है। यहां तो तीनों ही सिक्योर्ड है, तो सिक्योर्ड में भी पहले उनको होगी जिनके पास, जिन्होंने फर्स्ट चार्ज क्रिएट कराया, और बाद में उनको होगी जिन्होंने सेकंड चार्ज क्रिएट कराया। इसलिए इसे फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज बोलते हैं। तो बच्चा बोलता है सर ऐसा कोई पागल ही होगा फिर सेकंड चार्ज लेगा, हर बंदा फर्स्ट चार्ज लेगा, सेकंड चार्ज क्यों ले रहा है। उसका एक लॉजिक होता है। देखो जो फर्स्ट चार्ज होता है ना, उनको, जो फर्स्ट चार्ज होल्डर होते हैं उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस मिलता है एज कंपेयर टू सेकंड चार्ज होल्डर, क्योंकि सेकंड चार्ज वाले ज्यादा रिस्क ले रहे हैं ना, एज कंपेयर टू सेकंड चार्ज होल्डर। और सेकंड चार्ज वालों को हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे मान लो कि कंपनी अगर फर्स्ट चार्ज हो, कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी इंटरेस्ट देती है, तो मान लो अगर कंपनी फर्स्ट चार्ज वालों को लोन के ऊपर 10% पर एनम इंटरेस्ट दे रही है, तो वो सेकंड चार्ज वालों को कम से कम 14 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। ऐसा अच्छा, वरना तभी तो बंदा मानेगा, वरना मानेगा ही नहीं। तो कोई भी बंदा सेकंड चार्ज लेने के लिए मानेगा ही क्यों, सेकंड चार्ज लेने के लिए मानेगा ही क्यों, क्योंकि वो तो बोलेगा ना मेरे को तो नुकसान है कि अगर कंपनी डूबेगी तो मेरे को तो पेमेंट बाद में मिलेगी, तो मेरे को तो नुकसान है। तो कोई भी बंदा ऐसे सेकंड चार्ज लेने के लिए मानेगा ही क्यों, तो उसको लालच दिया जाता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। और जो फर्स्ट चार्ज वाले उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, लेकिन उनको प्रायोरिटी पहले मिलती है वाइंडिंग अप के टाइम पे, और जब एसेट बिकेगा। और इनको प्रायोरिटी कम मिलती है एज कंपेयर टू फर्स्ट चार्ज, लेकिन इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। तो दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। तो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज क्या होता है, आपको ये भी समझ आ गया। अब आता है दो तरीके के लोन होते हैं। अब समझने वाली चीज क्या है, सारा बेस मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो दो तरीके के लोन होते हैं। वैसे मेरे को इस चीज स्टार्टिंग में बता दीजिए थी, मैं अब बता रहा हूं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सुनना बड़े ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है, जब आपकी कंपनी लोन ले रही है, बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी सामने वाले के पास गिरवी रखवा रही है, तो उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। जब आपकी कंपनी लोन ले रही है और बदले में अपनी कोई प्रॉपर्टी सामने वाले के पास गिरवी रखवा रही है, तो उसे हम सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इसका मतलब सिक्योर्ड लोन के अंदर हम सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं सामने वाले के फेवर में, क्रिएट करते हैं इन फेवर ऑफ लेंडर, फेवर ऑफ लेंडर। एंड अनसिक्योर्ड लोन के केस में कुछ नहीं होता, सामने वाला हमारे को गुडविल के बेस पे लोन देता है। तो मैं सुनूंगा ना पर्सनल लोन मिलता है वगैरह वगैरह गुडविल के बेस पे। तो यहां पे बोरोवर डज नॉट क्रिएट एनी सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ लेंडर। तो इसका मतलब सिक्योर्ड लोन के केस के अंदर हम लोग लेंडर के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के केस के अंदर हम लेंडर के फेवर में कोई भी सिक्योरिटी क्रिएट नहीं करते, गुडविल के बेस पे लेते हैं। और जो चार्ज वाला कंसेप्ट है वो हमेशा सिक्योर्ड लोन के कंसेप्ट में लगता है। तो अगर आपकी कंपनी चार्ज सिर्फ यहां लगेगा सिक्योर्ड लोन में, यहां पे चार्ज का कंसेप्ट लगता ही नहीं है, तो मैं समझ आएगा ना चार्ज का मतलब ही क्या होता है, किसी के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट कराना। और जब हम किसी के फेवर में सिक्योरिटी क्रिएट करा रहे हैं, इसका मतलब हम सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं।
सिक्योर्ड लोन का मतलब है कि बैंक का वो लोन सिक्योर है, कि कल को सिक्योर्ड लोन का मतलब यही होता है कि बैंक के लिए वो सिक्योर है, इसके कल को अगर बैंक को पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा, इसलिए उसे सिक्योर्ड बोलते हैं कि बैंक वहां पे सिक्योर है कि कल को अगर पैसा नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन अनसिक्योर्ड क्यों बोलते हैं कि कल को अगर बोरोवर पैसा नहीं देगा तो बैंक प्रॉपर्टी तो उसके पास कुछ है ही नहीं गिरवी में, तो वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर नहीं करेगा, वो सिर्फ कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, कोर्ट ही अगर दिलवा दे तो दिलवा दे। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग सिक्योरिटी इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन इन ल्यू ऑफ लोन, है ना, जब हम सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं सामने वाले के बंदे के फेवर में, है ना, और वो प्लेज के थ्रू कर सकते हैं, मॉर्गेज के थ्रू कर सकते हैं, हाइपोथेकेशन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टीमेटली हम कोई ना कोई चीज गिरवी रखवा रहे हैं और बदले में लोन ले रहे हैं। तो इसके अलावा चार्ज का कंसेप्ट हमेशा सिक्योर्ड लोन के केस में लगता है, अनसिक्योर्ड लोन के केस में लगता ही नहीं है। ठीक है जी, ये चीज मेरे को पूरी समझानी थी। आई होप आपका पूरा का पूरा बेस क्लियर हो गया होगा, अच्छे से चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, यही मेरे को समझाना था। बस अब इस चैप्टर को बुक से स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ना तो हमारे को अच्छा लगेगा। अब तो सिर्फ हमारे को ऊपर ऊपर से रीड ही करना है, कुछ ज्यादा नहीं है इसके समझने वाला। अब बुक से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है।